Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our social studies book of class 7th in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 7th क्लास की सोशल स्टडीज बुक. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट लेसन इन आवर प्रीवियस वीडियोज. जैसा कि आप जानते हैं अपने पिछले वीडियोस में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं हमारा फर्स्ट लेसन एंड वी हैव आल्सो कंप्लीटेड सम क्वेश्चन आंसर्स अप टू क्वेश्चन नंबर सी, ट्रू फॉल्स. और साथ ही हम लोग क्वेश्चन नंबर सी यानी ट्रू एंड फॉल्स तक क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर चुके हैं एंड वी हैव टू स्टार्ट टुडे क्वेश्चन नंबर डी. और आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर डी से एंड इट इज 14th वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर का ये 14वां वीडियो है, 14th वीडियो है. आई हैव पोस्टेड 13 वीडियोज ऑलरेडी फॉर दिस लेसन. इस लेसन के लिए 13 वीडियो में ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं. 13 वीडियो में पहले से आपको भेज चुका हूं. आशा है कि आप उनको रेगुलर और केयरफुली देख रहे होंगे, सावधानी से देख रहे होंगे और उनमें जो भी वर्क, रिटर्न वर्क बताया जा रहा है वो अच्छी और सुंदर हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक्स में कर रहे होंगे और साथ ही उनको लर्न भी कर रहे होंगे. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर डी. डियर स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर डी. आंसर दीज क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए इन 1 or 2 लाइन्स ईच, हर एक के 1 या 2 लाइन में. इससे पहले हम लोगों ने ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस किए थे, वहां तक का वर्क आपने कंप्लीट कर लिया होगा अपनी नोटबुक में. ये क्वेश्चन नंबर जो डी है, अब हमें आंसर्स लिखने हैं इन क्वेश्चंस के. और ये क्वेश्चन नंबर जो डी है, इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर 1 or 2 लाइन्स में लिखने हैं ओनली. केवल 1-2 लाइनों में इनके आंसर लिखने हैं. फिर से मैं पढ़ूंगा इसको. आंसर दीज क्वेश्चंस. इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए इन 1 or 2 लाइन ईच, हर एक के 1-2 लाइन में. लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. आइए पढ़ते हैं पहला प्रश्न. क्वेश्चन नंबर 1. स्टेट यानी बताइए या कहिए 1 पॉजिटिव इंपैक्ट, एक सकारात्मक प्रभाव. बताइए एक सकारात्मक प्रभाव ऑफ द अराइवल, आने का किसके आने का? ऑफ द मुगल्स, मुगलों के आने का. इन इंडिया, भारत में. इंडिया में मुगलों के आने का एक पॉजिटिव इंपैक्ट बताइए. कोई भी एक ऐसी अच्छी बात बताइए जो मुगलों के भारत में आने से भारत में एक कोई अच्छी बात जो शुरू हुई या उनकी आने से कोई फायदा हुआ देश को. तो ऐसी कोई पॉजिटिव इंपैक्ट की बात बतानी है, सकारात्मक प्रभाव की बात बतानी है. तो हम लोगों ने स्टडी की थी इस लेसन के शुरुआत में. यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो अपना फर्स्ट लेसन, फर्स्ट पेज है, इस लेसन का जो स्टार्टिंग थी उसी में सेकंड पैराग्राफ में हमने पढ़ा था, वो मैं आपको बताना चाहूंगा. यहां पर हमने कई चीजें पढ़ी थी, उसमें से मुगलों के आने का जो प्रभाव, कई बातें उनके आने के बारे में लिखी गई है यहां पर. तो हमें एक कोई पॉजिटिव इंपैक्ट बताना है. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मुगल जो भारत में आए, उन्होंने अपने साथ में वो कई प्रकार की खाने पीने की डिशेज भी लेकर आए. कई ऐसे व्यंजन हैं जो मुगल अपने साथ, उनके बनाने की जो विधि है वो अपने साथ लेकर आए. तो वो खाने पीने की जो डिशेज है वो उनके आने के साथ भारत में आई और आज भी उनमें से बहुत सारी डिशेज आज भी लोगों के द्वारा खाई भी जाती है और पसंद भी की जाती है. तो ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट के रूप में अपन देख सकते हैं. इसके अलावा उन्होंने जो ड्रेसिंग स्टाइल है, अलग टाइप के कपड़े पहनने का जो स्टाइल है, चूड़ीदार पजामा है, शेरवानी है, घाघरा है औरतों में,
बहुत सारी चीजें पहनने से संबंधित भी उन्होंने शुरू की, अपने साथ वो लेकर के आए। लेकिन यहाँ पर चूंकि एक ही चीज लिखनी है इसलिए हम लोग खाने पीने वाली चीज लिख देंगे। एक बार यहां से आपको स्टार्ट करना है। इसमें ये सेकंड पैराग्राफ में है, फर्स्ट पेज पर। दे आल्सो इंट्रोड्यूस्ड, दे आल्सो इंट्रोड्यूस्ड वेरियस टाइप्स ऑफ न्यू फूड आइटम्स। उन्होंने वेरियस टाइप्स यानी कई प्रकार के नए खाने के आइटम्स को इंट्रोड्यूस भी किया। इंट्रोड्यूस यानी यहां पर शुरू भी किया या यहां से परिचित भी करवाया। मुगलों ने कई सारे जो फूड आइटम्स हैं वो नए न्यू फूड आइटम्स यहां पर इंट्रोड्यूस करवाए, यानी भारत में कुछ ऐसे खाने पीने की चीजें वो लेकर आए जो कि इंडिया के लिए नई थी। तो नई खाने पीने की जो चीजें थी, फूड आइटम्स थे, उनसे उन्होंने यहां के लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया यानी परिचित करवाया। सच एज, जैसे कि कौन कौन सी चीजें वो उनके आने के साथ में लेकर आए खाने पीने की। एक तो है बिरयानी, पिलाफ, फिरनी एंड कोरमा। ये सब ज्यादातर मांसाहारी जो डिशेज हैं, कार्निवोरस डिशेज है, ये नॉन वेज हैं ये। लेकिन जो नॉन वेज खाने वाले लोग हैं वो इनको पसंद भी करते हैं। तो ये बिरयानी, पिलाफ, फिरनी, कोरमा, ये जो खाने की डिशेज हैं ये उन्हीं के द्वारा भारत में इंट्रोड्यूस की गई। विच आर एक्सट्रीमली पॉपुलर इवन टुडे, जो कि हैं एक्सट्रीमली पॉपुलर यानी अत्यधिक लोकप्रिय, इवन टुडे यहां तक कि आज भी। तो ये चीजें जो है वो आज भी बड़ी पॉपुलर है। और साथ ही हम लोग ये भी लिख देंगे मैंगोज यानी आम, टोबैको यानी तंबाकू, ग्रेप्स यानी अंगूर, आइस यानी बर्फ, एंड चिलीज और जो मिर्ची है, वर इंट्रोड्यूस्ड, इनको भी इंट्रोड्यूस किया गया था इन इंडिया, भारत में, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, मुगल पीरियड के दौरान। सो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन राइट दिस थिंग फॉर दिस क्वेश्चन आंसर। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप ये चीज लिख सकते हैं। यहां पर पूछा गया था कि कोई एक पॉजिटिव इंपैक्ट लिखिए मुगलों के भारत में आने का, कोई एक सकारात्मक बात लिखिए। तो हम लोगों ने लिखा है कि बहुत सारे फूड आइटम्स से उन्होंने इंडिया में बहुत सारे फूड आइटम्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया। कुछ नाम भी आए हैं, इसके साथ ही कुछ खाने पीने की दूसरी चीजें जैसे मैंगोज है, टोबैको है, ग्रेप्स है, ये चीजें भी वो अपने साथ में लेकर आए। तो ये एक तरह का पॉजिटिव इम्पैक्ट कहा जा सकता है, कुछ सकारात्मक बात कही जा सकती है। सो यू हैव टू राइट दिस फैक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ये फैक्ट आप इस क्वेश्चन के लिए लिख सकते हैं। नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज वन पॉइंट, क्या है एक पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। जो फॉरेन ट्रेवलर्स यानी विदेशी यात्रियों के जो अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स का मतलब वैसे तो खाता बही भी, ये हिसाब किताब भी होता है, लेकिन अकाउंट्स का मतलब लेखा भी होता है। लेखा यानी किसी के द्वारा लिखा गया। तो जो फॉरेन ट्रेवलर्स भारत में आए, जो विदेशी यात्री भारत में आए, उनका जो अकाउंट था यानी उनकी लिखी हुई जो चीजें थी, उनका इंपॉर्टेंस, उनका महत्व, व्हाट इज वन पॉइंट, उसमें से उसके महत्व का कोई एक पॉइंट क्या है। यानी विदेशी जो लोग भारत में आए, फॉरेन ट्रेवलर्स जो इंडिया में आए, उन्होंने जो अकाउंट लिखा, उन्होंने जो लेखा लिखा या जो भी चीज लिखी, उसका जो इंपॉर्टेंस है, उसका जो महत्व है, उसका कोई एक पॉइंट बताइए। उसका महत्व, वैसे तो कई महत्व हैं, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि उनके महत्व का कोई एक बिंदु बताइए कि क्या महत्व है उनका। विदेशी लोगों द्वारा लिखी गई चीजों का क्या महत्व है, उनका एक कोई पॉइंट बताइए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा पहले अपनी ओर से भी कि हम लोग पढ़ चुके हैं इस लेसन में कि वैसे तो हिस्ट्री को जानने के कई सोर्सेज होते हैं। ये सब हमने पढ़े हैं इस लेसन में। हिस्ट्री को जानने के कई सोर्सेज हैं, लेकिन जो लिटरेसी सोर्सेज हैं, यानी जो
किताबें मिलती है पुरानी या कुछ भी लिखित में जो मिलता है वो अधिकतर क्या है कि वो राजाओं के ऊपर लिखा हुआ मिलता है, वो ऑर्डिनरी पीपल के ऊपर लिखी हुई चीजें बहुत कम मिलती है। एक तो ये बात, दूसरी कि जो इतिहास पुराने जमाने में लिखा गया अधिकांश वो राजा अपने दरबार में जो सैलरी के ऊपर जो क्रॉनिकल्स रखते थे या जो हिस्टोरियन वो अपने दरबार में रखते थे, उनको वो सैलरी देते थे, तनख्वाह देते थे, तो उनके द्वारा जो सैलरीड लोग होते थे वो उन्हीं के बारे में ज्यादा लिखते थे, राजाओं के बारे में ही। तो आम जनता के बारे में लिखा हुआ कम मिलता है। दूसरा कि उनकी जो कई बार क्या है, जो पैसा लेता है, तनख्वाह लेता है, वो बड़ाई लिखता है, वो केवल बड़ाई की बातें लिखता है, पॉजिटिव बातें लिखता है, वो नेगेटिव बातें नहीं लिखता है क्योंकि वो उसका कर्मचारी है। तो ये जो विदेशी लोग आए थे भारत में, इनका महत्व ये है, इनके लिखी हुई चीजों का महत्व ये है क्योंकि ये किसी से भी सैलरी नहीं लेते थे, ये जो भी लिखते थे वो स्वतंत्रता से लिखते थे, किसी की अच्छी बात है तो अच्छी लिखते थे, बुरी है तो बुरी लिखते थे, यानी सही को सही, गलत को गलत ये कहते थे। तो इस तरह से इनका लिखा हुआ जो अकाउंट है वो एक तरह से किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता था, प्रभावित नहीं होता था, वो सही बात लिखा करते थे। तो यहां पर हमें यही बात लिखनी है कि इनके अकाउंट की विशेषता क्या है। तो मैं आपको इसका आंसर बताना चाहूंगा। यहां से आप लिख सकते हैं, ये अपना पेज नंबर है 6, पेज नंबर 6 पर है ये जो पॉइंट था फॉरेन लिटरेसी सोर्स में, ओवरसीज और फॉरेन यानी विदेशी जो साहित्य है उससे संबंधित ये पैराग्राफ है। यहां से आपको लिखना है, इन ऑर्डर टू गेट एन ऑनेस्ट आइडिया, एक ईमानदार विचार प्राप्त करने के क्रम में, यानी अगर आपको ईमानदार विचार प्राप्त करना है, यदि आपको ऑनेस्ट आइडिया प्राप्त करना है, अगर आपको सही जानकारी प्राप्त करनी है, तो इन ऑर्डर टू यानी उसके क्रम में, तो उसके लिए ए आइडिया अबाउट द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल, जो कॉमन पीपल थे, जो सामान्य लोग थे पुराने जमाने में, अपनी हिस्ट्री में या पास्ट में, उनके बारे में अगर आपको ऑनेस्ट आइडिया गेट करना है, यदि ईमानदार आइडिया प्राप्त करना है या सही चीजें प्राप्त करनी है, एंड अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, और दूसरे जो महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट्स होते हैं, जो पहलू होते हैं, उनके बारे में भी अगर आपको ईमानदारी से जानना है, वी हैव टू टर्न, तो हमें मुड़ना होगा, टू द अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर्स, तो हमें जो फॉरेन ट्रेवलर्स हैं, जो विदेशी यात्री जो थे, उनके अकाउंट की ओर हमें मुड़ना होगा। यानी ये यहां तक आपको आंसर लिखना है इसका। और इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको ईमानदारी से कोई चीज जाननी है, अगर आपको सही चीज जाननी है, एक तो ऑर्डिनरी पीपल के बारे में, सामान्य लोगों के बारे में, और भी जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, जो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, उनके बारे में अगर आपको ऑनेस्ट आइडिया गेट करना है, प्राप्त करना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा विदेशी लोगों द्वारा लिखा हुआ साहित्य। तो ये इसका महत्व है, सबसे बड़ा महत्व है कि ये जो लिखा हुआ था उनके द्वारा, ये किसी से भी प्रभावित होके नहीं लिखा गया था, ये ओरिजिनल जो उन्होंने जो देखा भारत में वही उन्होंने लिखा। तो ये ऑनेस्ट आइडिया देता है, ये जो लिटरेसी है, ये जो लिटरेचर है उनके द्वारा लिखा गया, ये एक ऑनेस्ट आइडिया देता है। तो ये मैंने जो आपको लाइंस बताई है वो आप इसके आंसर में लिखेंगे, और इसका मतलब क्या है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टेट यानी बताइए या कहिए, द क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, स्टेट यानी बताइए, द क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण ऑफ लिटरेसी सोर्सेज, लिटरेसी सोर्सेज यानी साहित्यिक स्रोत जो हैं, साहित्यिक स्रोत यानी जो लिखी हुई चीजें मिलती है, किताबें जो मिलती है पुरानी, वो लिटरेसी सोर्स कहलाता है इतिहास को जानने का। तो उसका क्लासिफिकेशन बताना है, उसको कितने भागों में बांटा गया है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, यानी कितने वर्गों में उसको बांटा गया है। स्टेट यानी बताइए, द
क्लासिफिकेशन ऑफ लिटरेसी सोर्सेज, लिटरेसी सोर्सेज का क्लासिफिकेशन बताइए रिलेटेड टू मेडिवल इंडिया, जो मध्यकालीन भारत से रिलेटेड है। तो हम लोग इस लेसन में मेडिवल इंडिया के बारे में ही पढ़ रहे हैं, मध्यकाल के भारत के बारे में ही पढ़ रहे हैं, और इसका जो लिटरेसी सोर्स है इसको जानने का, यानी मेडिवल इंडिया के बारे में जानने का जो लिटरेसी सोर्स है, लिटरेसी सोर्स यानी साहित्यिक स्रोत जो है वो दो प्रकार का है। एक तो भारतीय लोगों द्वारा लिखा गया और दूसरा है विदेशी जो फॉरेन ट्रेवलर्स है उनके द्वारा लिखा गया। तो अभी अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में ये इसको पढ़ा भी है, तो हमें यहां पर ये लिखना है। तो पहले तो आप ये लिखना है आपको देयर आर, मैं जो बोल रहा हूं वो आपको लिखना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिटरेसी सोर्सेज, ये आपको लिखना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिटरेसी सोर्सेज रिलेटेड टू मेडिवल इंडिया। इस बात का मतलब ये हो गया कि मेडिवल इंडिया से रिलेटेड जो लिटरेसी सोर्स है वो दो प्रकार का है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिटरेसी सोर्सेज रिलेटेड टू मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया से संबंधित लिटरेसी सोर्स दो प्रकार का है। फिर आपको लिख देना है नंबर वन में लिखना है लिटरेसी सोर्सेज डैश इंडियन। पहला प्रकार का लिटरेसी सोर्सेज है इंडियन यानी भारतीय, और इंडिजीनस या स्वदेशी, भारतीय या स्वदेशी। तो पहले प्रकार का जो लिटरेसी सोर्स है वो है भारतीय या स्वदेशी, इंडियन और इंडिजीनस, ये फर्स्ट टाइप हो गया। दूसरे प्रकार का जो लिटरेसी सोर्स है वो है फॉरेन वाला, यानी विदेशी लोगों द्वारा लिखा गया। तो नंबर 2 लगा के लिखना है लिटरेसी सोर्सेज डैश ओवरसीज और फॉरेन। ओवरसीज और फॉरेन का मतलब होता है विदेशी। विदेशी जो सोर्स है यानी फॉरेन ट्रैवलर्स के द्वारा लिखा गया, विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखा गया जो लिटरेचर है वो दूसरा सोर्स है लिटरेसी सोर्सेज डैश ओवरसीज, और ब्रैकेट में लिखना है फॉरेन यानी विदेशी। तो एक तो देशी लिटरेसी सोर्स है, एक विदेशी लिटरेसी सोर्स है। एक तो भारतीय लोगों द्वारा लिखा गया लिटरेचर है, दूसरा विदेशी लोगों द्वारा लिखा गया लिटरेचर है। तो ये दो प्रकार के लिटरेचर हैं अपने लिटरेसी सोर्स के। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है कि दो प्रकार से बांटा गया है लिटरेसी सोर्स को, 1 और 2 जो मैंने बताया वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, वॉट वर कोर्ट क्रॉनिकल्स। वॉट यानी क्या, वर यानी थे, कोर्ट क्रॉनिकल्स यानी दरबारी घटनाक्रम लिखने वाले। देखो क्रॉनिकल का मतलब होता है घटनाक्रम, और क्रॉनिकल्स का मतलब होता है, क्रॉनिक का मतलब है घटनाक्रम, क्रॉनिकल्स का मतलब है घटनाक्रम लिखने वाले, या साहित्य, ये इतिहासकार भी लिख सकते हैं हम। इतिहास की घटनाओं को जो क्रम से लिखते हैं वो क्रॉनिकल्स कहलाते हैं। तो वॉट वर कोर्ट क्रॉनिकल्स, दरबारी क्रॉनिकल्स क्या थे, दरबारी इतिहासकार क्या थे। तो मैं अभी अभी बता भी चुका हूं आपको कि कई राजा जो लोग थे अब पुराने जमाने में, वो अपने कोर्ट में, अपने दरबार में कुछ विद्वान लोगों को सैलरी देकर यानी तनख्वाह देकर के रखते थे, और उनका काम यही होता था कि विभिन्न घटनाओं को वो लिखते थे। क्रॉनिक्स, विभिन्न जो क्रॉनिक्स होती थी, जो घटनाक्रम होता था, उनको वो लिखते थे। तो वो जो दरबार में राजा से सैलरी लेकर के ये काम करते थे वो कोर्ट क्रॉनिकल्स कहलाते थे, और वो ज्यादातर राजा के बारे में ही लिखते थे और उनकी प्रशंसा ही लिखते थे अधिकतर। तो ये पूछा गया है कि कोर्ट क्रॉनिकल्स क्या होता है, वो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। वो आपको लिखना है इसमें कोर्ट क्रॉनिकल्स। ये देखिए, जस्ट अ मिनट, यहां से आपको स्टार्ट करना है। कोर्ट क्रॉनिकल्स क्या होता है? ए हिस्टोरियन यानी एक इतिहासकार, अपॉइंटेड बाय द रूलर, जो रूलर यानी शासक या राजा के द्वारा अपॉइंट किया जाता था, अपॉइंट यानी नियुक्त किया जाता था,
टू रिकॉर्ड, रिकॉर्ड यानी रिकॉर्ड करने के लिए या इकट्ठा करने के लिए, और क्रॉनिकल या घटनाक्रम लिखने के लिए। रिकॉर्ड कह दें भले क्रॉनिकल कह दें अपन, यानी घटनाक्रमों को रिकॉर्ड करने के लिए जो कि अपॉइंट किया जाता था राजा के द्वारा। द इवेंट्स, उन घटनाओं को, ऑफ हिज रूल, उसके राज्य की, वॉज नॉन एज कोर्ट हिस्टोरियन, वो जाना जाता था कोर्ट हिस्टोरियन। आगे आप और लिख दीजिए, और कोर्ट क्रॉनिकल्स या कोर्ट क्रॉनिकल्स के नाम से जाना जाता था। भले ही हम कोर्ट हिस्टोरियन कह दें, भले ही हम कोर्ट क्रॉनिकल्स कह दें, तो यही इसका आंसर है यहाँ तक। यहाँ आपको आगे और ऐड कर देना है, और कोर्ट क्रॉनिकल्स, ये क्वेश्चन में से मिल जाएगा आपको। फिर से एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ए हिस्टोरियन, एक इतिहासकार, अपॉइंटेड बाय द रूलर, जो रूलर के द्वारा अपॉइंटेड किया जाता था, टू रिकॉर्ड और क्रॉनिकल, जो कि घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए नियुक्त किया जाता था, द इवेंट्स ऑफ हिज रूल, उसके राज्य की घटनाओं को, वॉज नॉन एज कोर्ट हिस्टोरियन, जो जाना जाता था कोर्ट हिस्टोरियन, और कोर्ट क्रॉनिकल्स या कोर्ट क्रॉनिकल्स के रूप में जाना जाता था। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट द आंसर लाइक दिस। नाउ इट इज द क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज कैलीग्राफी? कैलीग्राफी क्या होती है? कैलीग्राफी क्या होती है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं लेसन में कि जो स्टाइलिश राइटिंग होती है, राइटिंग यानी लिखना, स्टाइल से लिखना, अक्षरों को थोड़ा डिजाइनदार बना करके लिखना, तो ये एक स्टाइलिश जो राइटिंग होती है, ये कहलाती है कैलीग्राफी। और ये एक डेकोरेशन का स्टाइल भी है, यानी जो विभिन्न प्रकार की चीज़ों को सजावटी रूप में लिखना, सजाना, इसको ये भी कैलीग्राफी के अंतर्गत आता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कैलीग्राफी में आपको क्या लिखना है। देखिए ये पॉइंट है अपना कैलीग्राफी का। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे शुरू से। कैलीग्राफी रेफर्स यानी संदर्भित करती है या बताती है। कैलीग्राफी जो शब्द है वो रेफर करता है या संदर्भित करता है या बताता है टू ए काइंड ऑफ स्टाइलिज्ड राइटिंग, एक प्रकार की स्टाइलिज्ड राइटिंग के प्रकार को रेफर करता है। ये जो कैलीग्राफी शब्द है वो एक काइंड ऑफ स्टाइलिज्ड राइटिंग, एक प्रकार की स्टाइलिज्ड राइटिंग यानी स्टाइल वाली राइटिंग को ये रेफर करता है कैलीग्राफी शब्द। एंड और इट इज ए फॉर्म ऑफ डेकोरेशन, ये एक डेकोरेशन यानी सजावट का एक रूप भी है। फॉर्म यानी रूप, ये डेकोरेशन का एक फॉर्म भी है यानी सजावट का एक रूप भी है। विच इज यूज्ड, जिसका उपयोग किया गया है इवन इन द मोनामेंट्स, यहां तक कि इसका उपयोग मोनामेंट्स में भी किया गया है। तो क्या ध्यान में आता है? यहां तक का आंसर लिखना आपको। ध्यान में ये आता है कि कैलीग्राफी क्या है। एक तो ये स्टाइलिज्ड राइटिंग है यानी स्टाइल वाली राइटिंग है, डिजाइन बना करके अक्षरों को लिखना, सजावटी अक्षर लिखना, ये एक तो स्टाइलिज्ड राइटिंग है। और ये एक डेकोरेशन का फॉर्म भी है यानी सजाने का एक तरीका भी है। तो ये एक कैलीग्राफी कहलाती है। यहां से यहां तक आपको लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैज कंप्लीटेड। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ वी हैव टू डू द बिग आंसर क्वेश्चंस। अब हमें थोड़े बड़े आंसर के क्वेश्चन करने हैं। तो ये जो हैं वो अब बिग आंसर क्वेश्चंस हैं यानी बड़े आंसर वाले क्वेश्चंस। यहाँ पर ये लिखा है 4-5 लाइंस में इनका आंसर देना है। तो कई बार ये 4-5 से थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा आंसर, 6-7 लाइन तक भी जाएगा। तो ये बिग आंसर क्वेश्चंस कहे जा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर ई, ध्यान रखिएगा हर एक क्वेश्चन आंसर के बाद 1 लाइन ब्लैंक जरूर लीव करते जाएं आप। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन आंसर्स को लर्न भी करते जाएं और जो भी लिखें साफ राइटिंग में लिखें ताकि उसको आप वापस पढ़ सकें
क्योंकि इसी नोटबुक से आपको लर्न करना होगा। इसलिए मैं ये बार बार कह रहा हूं आपको कि जो भी रिटर्न वर्क करें आप, वो बहुत ही सुंदर और साफ, नीट एंड क्लीन राइटिंग में करें और नोटबुक को टाइम टू टाइम चेक कराते रहें, ताकि उसमें अगर कोई मिस्टेक है तो वो करेक्ट हो सके और एकदम सही साफ सुथरा वर्क आप लर्न कर सकें। तो इसका ध्यान रखें, गंदा काम नहीं करके लाएं। गंदा काम करने से आप खुद भी उसको रीड नहीं कर पाएंगे कभी भी, और हम लोग भी उसको चेक नहीं कर पाएंगे ढंग से। तो उसमें अगर कोई मिस्टेक्स है तो भी वो रह जाएगी और आप लोग फिर उसको लर्न करने के लिए, आपके लिए वो यूजेबल नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान रखें। आइए शुरू करते हैं 4-5 लाइंस वाले क्वेश्चंस। आंसर दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए इन 4-5 लाइंस ईच, हर एक के 4-5 लाइनों में। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ए नोट, एक नोट लिखिए, नोट यानी टिप्पणी लिखिए। राइट ए नोट, एक नोट लिखिए ऑन आर्काइवल रिकॉर्ड्स। आर्काइवल रिकॉर्ड्स पर देखिए, अपन पढ़ चुके हैं लेसन में कि जो सरकारी दस्तावेज होते हैं, जो गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको एक जगह पे सुरक्षित रखा जाता है, उसको आर्काइव कहते हैं। और वहां पर जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं वो आर्काइवल रिकॉर्ड्स कहलाते हैं, सरकारी दस्तावेज। एंड देयर इंपॉर्टेंस, और उनका महत्व क्या है। एक तो आर्काइवल रिकॉर्ड क्या होते हैं, उसके ऊपर नोट लिखना है, और उनका महत्व क्या होता है। आर्काइवल रिकॉर्ड्स का, सरकारी रिकॉर्ड्स का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये दोनों बातें हमें लिखनी है। तो आइए चलते हैं आर्काइवल रिकॉर्ड्स के अंदर। ये है यहां पर पॉइंट, आर्काइवल रिकॉर्ड्स। आर्काइवल रिकॉर्ड्स, अभिलेखीय अभिलेख, ये इसका हिंदी है। पर आर्काइवल रिकॉर्ड्स वो रिकॉर्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। और इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि एक तो आर्काइवल रिकॉर्ड्स होते क्या हैं और उनका इंपॉर्टेंस क्या है। अपार्ट फ्रॉम द अबोव मेंशन्ड लिटरेसी सोर्सेज, ये आप लाइन मत लिखना, यहां से ही स्टार्ट करना आप। वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंटल रिकॉर्ड्स, कई प्रकार के सरकारी रिकॉर्ड्स और आर्काइवल एविडेंसेज, सरकारी रिकॉर्ड कह दो चाहे आर्काइवल एविडेंसेज यानी आर्काइवल दस्तावेज कह दो। एसोसिएटेड विद वेरियस डायनेस्टीज, जो कि कई प्रकार के राजवंशों के से जुड़े हुए हैं। ऐसे जो दस्तावेज हैं वो डायनेस्टीज यानी कई राजाओं के वंशों से वो जुड़े हुए हैं। ऑफ मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत के, यानी केवल सरकारी रिकॉर्ड्स का मतलब ये नहीं है अभी की जो सरकार है उसी के रिकॉर्ड्स। पुराने जमाने में जो राजा लोग यहां पर रूल करते थे, राज्य करते थे, उनका भी जो रिकॉर्ड है, उनका भी जो सरकारी रिकॉर्ड है वो भी इसमें शामिल है। केवल अभी वर्तमान सरकार का ही रिकॉर्ड नहीं आता इसमें। पुराने समय में जो डायनेस्टीज थी, जो राजवंश थे, उनसे रिलेटेड जो रिकॉर्ड है वो भी सुरक्षित रखा जाता था। तो ये बात उन सब रिकॉर्ड्स के बारे में हो रही है। फिर से मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंटल रिकॉर्ड्स, कई प्रकार के सरकारी रिकॉर्ड्स और आर्काइवल एविडेंसेज या सरकारी प्रमाण, एविडेंसेज यानी प्रमाण, एसोसिएटेड विद वेरियस डायनेस्टीज ऑफ मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत के विभिन्न राजवंशों से जुड़े हुए। आर आल्सो प्रेजेंट, वे अभी भी प्रेजेंट हैं, वे अभी भी उपस्थित हैं ये रिकॉर्ड्स। दीज गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट्स, ये जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेनली इंक्लूड, जिसमें मुख्य रूप से इंक्लूड यानी शामिल होते हैं, रॉयल ट्रीटीज यानी शाही संधियां, एग्रीमेंट्स यानी समझौते, और ऑर्डर या सरकारी आदेश बिटवीन वेरियस किंगडम्स, अलग अलग साम्राज्यों के बीच के जो ऑर्डर्स हैं वो, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स यानी जमीनों के रिकॉर्ड, एंड कोर्ट रिकॉर्ड्स और दरबार के रिकॉर्ड्स, ये सारी चीजें इनमें शामिल होती है। दीज एविडेंसेज, ये प्रमाण, प्रोवाइड यानी प्रदान करते हैं सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन,
महत्वपूर्ण सूचनाएं अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, प्रशासनिक नीतियों के बारे में, एंड प्रोसीजर ऑफ कंटेम्परेरी टाइम, और उस समकालीन उसी समय के दौरान जो प्रोसीजर्स होते थे, जो तरीके होते थे विभिन्न चीजों को करने के, उनके बारे में, और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के बारे में यानी प्रशासनिक नीतियों के बारे में ये हमें सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन देते हैं ये रिकॉर्ड। ये इनका महत्व है। दे आर आल्सो एक्सट्रीमली यूजफुल, ये अत्यधिक उपयोगी हैं इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पुनर्निर्माण में या इतिहास को लिखने में ये महत्वपूर्ण अत्यधिक यूजफुल है, अत्यधिक उपयोगी हैं। तो इस पैराग्राफ को जब आप लिखेंगे कंप्लीट पैराग्राफ को, तो इसमें दोनों चीजें आ गई है कि आर्काइवल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं और उनका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपको ये पूरा पैराग्राफ यहां से आप स्टार्ट कर दें और लास्ट तक आपको लिखना है। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। राइट ए नोट, एक नोट लिखिए, एक टिप्पणी लिखिए ऑन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ मेडिवल इंडिया। जो मध्यकालीन भारत है उसके जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, यानी पुरातत्व विज्ञान के जो सोर्सेज है, अपन ने पढ़ा है लेसन में, जो प्राचीन चीजें हमें मिलती है। देखो दो प्रकार के सोर्स है हिस्ट्री को जानने के, एक तो लिटरेसी सोर्स यानी लिखी हुई चीजें मिलती है, एक जमीन की खुदाई में प्राचीन चीजें मिलती है, तो वो आर्काइवल सोर्स कहलाता है। पुरातत्व विज्ञान कहते हैं आर्कियोलॉजी को, पुरातत्व विज्ञान, पुरानी चीजों का विज्ञान। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी पुरातत्वीय जो स्रोत हैं मध्यकालीन भारत के, मेडिवल इंडिया के जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं उनके बारे में एक नोट लिखना है। तो आइए देखते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ये रहा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी पुरातत्वीय स्रोत। तो पुरातत्वीय स्रोत क्या होते हैं? आर्कियोलॉजी, सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल का मतलब समझने के लिए जो मूल शब्द है आर्कियोलॉजी, उसके बारे में बताया गया है। आर्कियोलॉजी रेफर्स, आर्कियोलॉजी का मतलब है टू द साइंटिफिक स्टडी, एक वैज्ञानिक अध्ययन, ऑफ द मटेरियल, उस सामग्री का, रिमेन्स ऑफ पास्ट ह्यूमन लाइफ, जो अवशेष हैं, रिमेन्स यानी अवशेष है, ऑफ पास्ट ह्यूमन लाइफ, प्राचीन मनुष्य के जीवन का। जो प्राचीन मनुष्य के जीवन का जो रिमेन्स है, जो अवशेष हैं, उस मटेरियल का, उस सामग्री का साइंटिफिक स्टडी, उसका वैज्ञानिक रूप से अध्ययन, ये आर्कियोलॉजी कहलाता है। और एंड एक्टिविटीज, और प्राचीन मनुष्यों की जो क्रियाकलाप है उनका भी अध्ययन इसमें शामिल है, तो ये कहलाता है आर्कियोलॉजी। और दीज इंक्लूड, इसमें शामिल है ह्यूमन आर्टिफैक्ट्स, मनुष्य द्वारा बनाई गई कलाकृतियां, फ्रॉम द वेरी अर्लीस्ट स्टोन टूल्स, बहुत प्राचीन पत्थरों के औजारों से लेकर, टू द मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, मनुष्य द्वारा बनाई गई, दैट आर बुरीड, जो कि दफन कर दी गई, जो चीजें दबा दी गई, और थ्रोन अवे या फेंक दी गई, इन द प्रेजेंट डे, इन दिनों में। यानी ये सारी चीजें जो आज के दिनों में मनुष्य द्वारा फेंक दी गई है, या पुराने समय में मनुष्य ने जमीन में दबा दी है थी, या फिर उससे भी प्राचीन समय में जब मनुष्य पत्थरों के औजार बनाता था, ये सारी चीजें इस आर्कियोलॉजी में शामिल होती है। एवरीथिंग, जो भी हर चीज, मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, जो कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, फ्रॉम सिंपल टूल्स, साधारण औजारों से लेकर, टू कॉम्प्लेक्स मशीन्स, जटिल मशीनों तक, फ्रॉम द अर्लीस्ट हाउसेज एंड टेम्पल्स, अर्लीस्ट यानी सबसे पुराने घरों से लेकर, मंदिरों से लेकर, एंड टॉम्स यानी मकबरों से लेकर, टू पैलेसेज यानी महलों तक। कैथेड्रल्स का मतलब गिरजाघर, एंड पिरामिड्स, दीज इंक्लूड्स, इनमें शामिल है कोइंस यानी सिक्के, वेपन्स यानी हथियार, वेसल्स यानी बर्तन, टेरिकोटा यानी पकी हुई मिट्टी, मिट्टी के टॉयज,
बीड्स यानी मन के, ऑर्नामेंट्स यानी गहने, एटसेट्रा, ये सारी चीजें जो भी मनुष्य ने बनाई थी, जो भी मैनमेड चीजें हैं, जो भी मनुष्य के द्वारा बनाई हुई चीजें हैं, वो सब आर्कियोलॉजी में आती है। आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, जो आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन यानी खोजें होती है या जांच होती है, आर ए प्रिंसिपल सोर्स, ये एक सैद्धांतिक स्रोत है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत है ये, ऑफ नॉलेज ऑफ प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक कौन सा जमाना है जब मनुष्य को पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो जो जमाना है वो प्री हिस्टोरिक कहलाता है। एंसिंट यानी प्राचीन, एंड एक्सटिंक्ट कल्चर, और एक्सटिंक्ट का मतलब है विलुप्त, यानी जो गायब हो गया है, आज नहीं है। तो उस जमाने के बारे में जानने का ये बहुत बड़ा स्रोत है आर्कियोलॉजी, क्योंकि भले ही किसी जमाने में मनुष्य को लिखना पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उसके द्वारा बनी हुई चीजें आज अगर मिलती है तो वो उससे हमें पता चल सकता है कि उस जमाने में कैसे लोग थे, क्या करते थे। तो ये उस जमाने के बारे में बताने के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, जो कि एक्सटिंक्ट है, यानी आज विलुप्त हो गया है, यानी वो आज कोई उस तरह के लोग है ही नहीं, या उस तरह की कोई कल्चर या संस्कृति आज मिट गई है। तो भी ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, ये हमें उस जमाने के बारे में बताते हैं, प्राचीन समय के बारे में बताते हैं, और प्री हिस्टोरिक टाइम के बारे में बताते हैं, जब मनुष्य को लिखना पढ़ना नहीं आता था, यानी उस जमाने के कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, केवल उस जमाने की बनी हुई कुछ चीजें आज भी मिलती है, वो हमें बताती है उस जमाने के बारे में। तो ये होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो ये आपको पूरा लिखना है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि क्या है इसमें। आइए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है ऑफ मोनामेंट्स, स्मारकों का, इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंसेज। ऐतिहासिक एविडेंसेज यानी प्रमाण या सबूत, ऐतिहासिक सबूतों के रूप में, फॉर्म यानी रूप में, ऐतिहासिक सबूतों के रूप में मोनामेंट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, स्मारकों का क्या महत्व है। ऐतिहासिक सबूतों के रूप में स्मारकों का क्या महत्व है, तो यहां पर हम बात करेंगे मोनामेंट्स की, यानी स्मारकों की। तो यहां से आप स्टार्ट करें। अपन उदाहरण वगैरह नहीं लिखना चाहेंगे इसमें, अपन इसमें जो ओरिजिनली जो बात लिखनी है वो पूछिए, वही हम लोग लिखेंगे, उदाहरण वगैरह नहीं लिखेंगे। देखो यहां से आप स्टार्ट करें इसका आंसर। दीज बिल्डिंग्स, ये जो बिल्डिंग्स हैं, कौन सी बिल्डिंग्स की बात हो रही है, मोनामेंट्स की बात हो रही है। दीज बिल्डिंग्स, ये जो भवन हैं, मोनामेंट्स यानी स्मारक के जो भवन हैं, टेल अस, हमें बताते हैं, ए लॉट, बहुत सारा, बहुत कुछ, अबाउट, बारे में, किसके बारे में, अबाउट द आर्ट, कला के बारे में, आर्किटेक्चर यानी स्थापत्य कला के बारे में, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में, ऑफ द पीरियड, उस जमाने की इन सब चीजों के बारे में ये मोनामेंट्स हमें बताते हैं। इन विच दे वर कंस्ट्रक्टेड, जिनमें इनका निर्माण हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ। जिस जमाने में ये मोनामेंट्स बनाए गए, उस जमाने के आर्किटेक्चर के बारे में, उस जमाने के सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में, उस जमाने की आर्ट के बारे में ये मोनामेंट्स हमें बताते हैं। मटेरियल यूज्ड इन देयर कंस्ट्रक्शन, इनके कंस्ट्रक्शन में, इनके निर्माण में जो मटेरियल यूज किया गया, जो सामग्री यूज की गई। द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो यातायात की व्यवस्था यूज की गई। फॉर कैरिंग, ले जाने के लिए। ऑल टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, सभी प्रकार का कच्चा मटेरियल, कच्चा माल ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूज किया गया। एंड स्टोन्स, और जो स्टोन्स हैं, उस पत्थरों को ले जाने के लिए क्या सिस्टम उपयोग किया गया। ये सारी चीजें, ऑल टेल्स, ये सभी चीजें टेल्स अस, हमें बताती है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी,
संगठनात्मक क्षमता के बारे में बताती है कि उस जमाने में लोग कितने संगठित थे, कैसे मिलकर के वो काम कर लेते थे। ऑफ द कंटेम्परेरी पीपल, उस जमाने के लोगों के बारे में। तो यहां पर पूछा गया है कि जो मोनामेंट्स थे, जो स्मारक हैं, वो ऐतिहासिक दस्तावेजों के रूप में इम्पोर्टेंट क्या है, कैसे इम्पोर्टेंट है वो। तो इस तरह से वो इम्पोर्टेंट है, ये सब चीजें हमें बताते हैं। वो मोनामेंट से हमें ये सब चीजें पता चलती है, ये आपको नोटबुक में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस? शिलालेख क्या है? इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? जहां पर कोई चीज खुदी हुई होती है, मतलब खोद करके लिखी हुई होती है, भले ही वो पत्थर पर खुदी हुई हो, भले ही दीवार पर खुदी हुई हो, भले ही वो किसी मेटल पर खुदी हुई हो, लेकिन खोद करके जब किसी चीज को कहीं पर लिखा जाता है वो इंस्क्रिप्शंस कहलाते हैं। नॉर्मली हम एक शब्द के रूप में इसको शिलालेख कह सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस, 2 एग्जाम्पल दीजिए इंस्क्रिप्शंस के फ्रॉम द मेडिवल पीरियड, मध्यकालीन समय के। तो इंस्क्रिप्शंस के बारे में हमें लिखना है। यहां पर ये है इंस्क्रिप्शंस। तो यहां इसका जो है, यहां से आप स्टार्ट करें इसको। इंस्क्रिप्शंस वर कॉमनली इंसाइज्ड। इंस्क्रिप्शंस साधारण रूप से खोदे जाते थे ऑन स्टोन, पत्थरों पर, मार्बल यानी इमारती पत्थर पर, मेटल यानी धातुओं पर, टेरिकोटा यानी पकी हुई मिट्टी पर, और वुड या लकड़ी पर ये खोदे जाते थे। दे रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्ड करते थे, यानी इनमें संग्रहित या इनमें सूचनाएं रखी जाती थी। रिलीजियस, दे रिकॉर्ड, वे रिकॉर्ड करते थे या वे संग्रहित करते थे, यानी इन शिलालेखों में संग्रहित होती थी। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, धार्मिक निर्देश इनमें होते थे। रॉयल ऑर्डर्स, शाही आदेश इनमें होते थे। एंड गिफ्ट्स, और इनमें गिफ्ट्स का भी वर्णन होता था, कई बार उपहारों का। प्रोवाइडेड टू विलेजेस, जो कि गांवों को दिए जाते थे। एंड टेम्पल्स, और मंदिरों को दिए जाते थे। यानी राजा जब कोई मंदिर को कुछ भेंट करता था, गिफ्ट देता था, या गांव लोगों को कुछ गिफ्ट देता था, तो उसकी सूचना वो खुदवाता था किसी पत्थर पर, किसी दीवार पर, ताकि वो कई समय तक ये लिखा हुआ रहे और लोगों को पता चलता रहे कि इस तरह का गिफ्ट राजा ने दिया है। या कोई राजा का आदेश होता था वो उसको लिखवा देता था, या कोई धार्मिक सूचना होती थी वो लिखी जाती थी। तो इस तरह के रिकॉर्ड्स इनमें रहते थे इंस्क्रिप्शंस में। तो इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं ये अपन ने लिख दिया है। अब यहां तक तो ये हो गया इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। दूसरा 2 उदाहरण इन्होंने पूछे हैं कि 2 उदाहरण बताइए। देखिए यहां से आप लिख सकते हैं, एक तो चोल इंस्क्रिप्शंस। चोल साम्राज्य हुआ है एक दक्षिण भारत का, अपना साउथ इंडिया में एक चोल वंश हुआ है राजाओं का। उन्होंने भी खूब सारे इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे। तो एक तो वो है चोला इंस्क्रिप्शंस, यानी चोलों का इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस ऑन द, एक तो हो गया चोल इंस्क्रिप्शंस, एक उदाहरण हो गया। दूसरा है इंस्क्रिप्शंस ऑन द वॉल्स ऑफ फेमस मोनामेंट्स। कुछ प्रसिद्ध जो मोनामेंट्स हैं, कुछ स्मारक हैं जो प्रसिद्ध, उनकी दीवारों पर कई इंस्क्रिप्शंस हैं, सच एज ताजमहल, जैसे ताजमहल की दीवारों पर। रेड फोर्ट, बस 2 ही पूछे हैं, हमने 2 बता दिए। एंड लिख देना यहां पर, ताजमहल एंड रेड फोर्ट। ताजमहल और रेड फोर्ट की दीवारों पर जो मोनामेंट्स हैं, और एक चोल इंस्क्रिप्शंस, ये 2 उदाहरण हो गए। तो हमने दोनों चीज़ों के बारे में लिख दिया कि इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, और जो 2 एग्जाम्पल्स पूछे थे वो भी लिख दिए। नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 5, 5th क्वेश्चन है, व्हाट आर कॉइन्स? सिक्के क्या होते हैं? डेस्क्राइब देयर हिस्टोरिकल वैल्यू, उनका ऐतिहासिक मूल्य क्या है? उनका ऐतिहासिक मूल्य के बारे में वर्णन कीजिए। सिक्के क्या होते हैं और उनका ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो सिक्कों के बारे में हम लिखेंगे यहां पर, एंशिएंट कॉइन्स यानी प्राचीन सिक्के आर ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल वैल्यू, इनका महान ऐतिहासिक महत्व होता है प्राचीन सिक्कों का।
एंशिएंट कॉइन्स यानी प्राचीन सिक्के, आर यानी हैं, ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल वैल्यू, एक महान ऐतिहासिक महत्व के। प्राचीन सिक्के महान ऐतिहासिक महत्व के हैं। और द साइंस एसोसिएटेड विद द कलेक्शन, इनका कलेक्शन यानी सिक्कों का कलेक्शन यानी सिक्कों को इकट्ठा करने का एक साइंस, एक विज्ञान होता है जो कि जुड़ा है किस बात से, एक तो सिक्कों के कलेक्शन से, एंड स्टडी ऑफ कॉइन्स, और सिक्कों की स्टडी से जुड़ा हुआ जो साइंस है इज नोन एज, उसको जाना जाता है न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से। तो सिक्के क्या होते हैं, इसके लिए अपन एक चीज और लिख सकते हैं इसमें। कॉइन्स जो सिक्के हैं जनरली डेपिक्टेड, उनको सामान्यतया डेपिक्टेड यानी उन पे चित्रित किया जाता है, चित्र बनाए जाते हैं। द टाइटल, उनका शीर्षक या तो उन पे लिखा जाता है, और नेम या फिर उन पे कोई नाम लिखा जाता है, ऑफ द रूलर, उस राजा का, हु इशूड इट, जिसने इसको इशू किया, जिसने इन सिक्कों को जारी किया, अलोंग विद इट्स डेट ऑफ इशू, इसकी इशू की जाने वाली डेट के साथ, यानी कब ये सिक्का निकाला गया, कब ये सिक्का बनाया गया, उसकी डेट के साथ इसको किसने बनाया वो इस सिक्कों पर लिखा जाता है। ये तो हो गया कि सिक्का क्या होता है। तो सिक्के हमें क्या बताते हैं, ये कोई लाइन मिल जाए तो वो भी ऐड करना चाहते हैं अपन। देखो यहां से आप लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मेटल्स यानी जो धातु उपयोग की जाती है सिक्का बनाने में। देखो चांदी के भी सिक्के होते हैं, लोहे के भी सिक्के होते हैं, तांबे के भी सिक्के होते हैं, सोने के भी सिक्के होते हैं। तो मेटल्स यानी धातुएं यूज्ड टू मेक दीज कॉइन्स, जो इन सिक्कों को बनाने के लिए उपयोग की जाती है, टेल्स अस, वो हमें बताती है, अबाउट द इकोनॉमिक स्टेटस, आर्थिक स्थिति के बारे में, ऑफ द किंगडम, उस साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी थी जिसने सिक्के बनाए, उसकी जो इकोनॉमिक स्टेटस है यानी आर्थिक स्थिति है, उसके बारे में पता चलता है सिक्कों से। तो ये यहां पर ये ऐड कर सकते हैं आप, बस ये सफिशिएंट है। जितना मैंने आपको बताया था, जितना मैंने अभी आपको बताया वो आपको आंसर लिखना है इसमें, क्योंकि अदरवाइज ये बहुत लॉन्ग, पूरा अगर लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर इसकी लिमिट 4 और 5 लाइंस की दी है, पर अपन चलो 6, 7, 8 लाइन तक पहुंच जाएं, पर 10 से भी ज़्यादा लाइनें निकल जाएगी तो फिर कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो अपन ने जो सेलेक्टेड चीज़ें हैं उनको ले लिया है हमने, जो एग्जाम्पल्स हैं ज़्यादा दिए हुए, एक्सप्लेनिंग है, उसको नहीं इंक्लूड किया अपने आंसर में। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस इन दिस वे, इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। आई हैव गिवन यू टुडे, आज मैंने आपको मैंने दे दिए हैं 5 क्वेश्चंस ऑफ 1-2 लाइन आंसर्स, 5 क्वेश्चंस तो 1-2 लाइन आंसर वाले, एंड 5 क्वेश्चंस ऑफ 4-5 लाइन आंसर्स, 4-5 लाइनों के उत्तर वाले 5 क्वेश्चंस विच आर अंडर क्वेश्चन नंबर डी एंड ई, जो कि क्वेश्चन नंबर डी और ई के अंडर में है। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक एंड आल्सो ट्राई टू लर्न देम, उनको लर्न भी करने की कोशिश करें और इनको लिखें। और मैंने हर आंसर को एक्सप्लेन करते हुए आपको बताया है, समझा करके बताया है, लेसन के बीच में भी मैंने एक एक वर्ड बताया है, तभी आज इतने दिनों में भी अपन 1 लेसन कंप्लीट कर पाए हैं। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी आपको पढ़ाया जाए वो आपको एकदम डीपली उसका पता चले कि क्या बता रहे हैं, क्या उसका मतलब है, उन नए नए वर्ड्स को आप समझ पाएँ। वो वर्ड्स वापस आगे आएंगे तो वापस आप उनको ज़्यादा बताना नहीं पड़े, आपको ऑलरेडी वो लर्नड हो, पहले से आपको पता हो उन वर्ड्स के बारे में। तो ये सारी चीज़ों के आधार पर अपन चल रहे हैं ताकि आपका नॉलेज ओरिजिनली इंक्रीज हो, जो आपका ज्ञान है वो वास्तव में बढ़े। केवल यूं ही आप उतारने, ये नकल करने की, कॉपी और पेस्ट करने की रास्ते पर आप नहीं बढ़ें कि बस यहाँ से यहाँ तक लिखना है, बल्कि आपको पता चले कि मैं जो लिख रहा हूँ वो उसका मतलब क्या है।
डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एंड वी विल ट्राई टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन. आगे भी इस लेसन में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, उनको हम लोग करेंगे. सो डू योर वर्क कंप्लीट इन वेरी गुड हैंड राइटिंग. हैव ए नाइस डे. सी यू एंड बाय.